नमस्कार बच्चों। हम आज BA पार्ट 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नए अध्याय को शुरू करेंगे, नए चैप्टर को शुरू करेंगे और वो नया चैप्टर है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसको हम कहते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है ये, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब तक आपने जब संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहे थे तो आपने शीत युद्ध कर रहे थे, UNO कर रहे थे, तो बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे आए होंगे जहाँ पर आपको ये पता चला होगा कि कुछ ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो नए नए नवोदित राष्ट्र थे, वो किस तरह की उन्होंने पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल जो रुख अपनाया था वो किस तरीके का था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी तरह के इन नवोदित राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय रुख को दर्शाता है। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये स्वीकृत हुआ था, इसलिए इसे एक आंदोलन का रूप भी दिया गया। सो इन पॉलिटिकल लैंग्वेज अगर हम कहते हैं तो नवोदित राष्ट्र ने जो भी नीतियाँ अपनाई उस नीति को हम गुटनिरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सर्वप्रथम बच्चों ये एक कोई संयोग मात्र नहीं था। इट वॉज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। ये एक सुविचारित अवधारणा थी। इट वॉज़ अ प्लान्ड कंसेप्ट। प्लान्ड कंसेप्ट कैसे था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय उस समय हुआ था जिस समय 1945 के बाद शीत युद्ध चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू शार्प ड्रास्टिक पॉलिसीज़। दो बहुत विभिन्न नीतियों, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट नीतियों में पूरा विश्व विभाजित कर दिया गया था, या मजबूरन देश उन नीतियों या उस आइदर अमेरिका और सोवियत संघ की साइड होने पर मजबूर थे। सो देयर वाज अ बाइपोलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड। द्विध्रुवीकरण हो चुका था विश्व का, और साथ साथ कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी चल रही थी जिसमें जो उपनिवेश थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, धीरे धीरे वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन हुए और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करी। और ये जो धीरे धीरे जो नवोदित राष्ट्र थे जिन्होंने अपने आंदोलन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ये विश्व पटल पर धीरे धीरे उभरते जा रहे थे। इन नवोदित राष्ट्रों के सामने डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ड्रास्टिकली एक दूसरे के शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के प्रसार को रोकना चाहते हैं, और उन्होंने विश्व को भी प्रतिबद्धित कर दिया था कुछ सैनिक संधियों में, कुछ पॉलिटिकल संधियों में, जिससे पूरा विश्व दो शार्प डिविजन्स में डिवाइडेड था। नवोदित राष्ट्रों के सामने, और वो मजबूर था पूरा विश्व, या तो वो अमेरिका का साथ दे या सोवियत संघ का। नहीं तो अगर वो अकेला हुआ तो या तो अमेरिका या सोवियत संघ उसे अपने कंसेप्चुअल घेरे में, अवधारणात्मक घेरे में उसे ले लेगा। तो उनके सामने इन सारे नवोदित राष्ट्र, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ थी जो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रही थी, उनके सामने ये विश्व परिदृश्य था। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये दो चॉइसेस थी कि आइदर दे हैव टू जॉइन द कैपिटलिस्ट रिजीम और द कम्युनिस्ट रिजीम। ऐसे समय में ही एक नए तरीके के कंसेप्ट का जनरेशन होता है, एक नए अवधारणा जन्म लेती है, और वो अवधारणा को इनिशिएट किया था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, इजिप्ट के जनरल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने। इन तीनों ने एक सुनियोजित ढंग से ये अवधारणा को प्रोपगेट किया था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, हम एक स्वतंत्र नीति अपनाना चाहते हैं, और हम दोनों कंट्रीज़ के कंसेप्चुअल अवधारणाएं जो हैं, जो इनकी विचारधाराएं हैं, उनसे हम दूर रहना चाहते हैं, और हमारी अपनी एक नवीन अवधारणा, क्योंकि ये सालों की पॉलिटिकल रिजीम से जब मुक्त हुए थे तो ये दोबारा किसी और दूसरे पॉलिटिकल बंधन में बंधना नहीं चाहते थे।
दोबारा एक नव उपनिवेशवाद में फिर से जाना नहीं चाहते थे, दोबारा किसी सैनिक तरीके से किसी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ये सारी जो नेगेटिविटीज़ थी, इनको रोकने के लिए इन तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक नई अवधारणा को जन्म दिया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता, और जिसने एक आंदोलन का रूप धारण किया। गुट निरपेक्ष नीति जो है उसके बहुत सारी कंसेप्ट्स हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी गुट निरपेक्ष नीति को लेकर। बहुत से लोग इस गुट निरपेक्षता को या नॉन अलाइनमेंट को बहुत अलग अलग कंसेप्ट्स में जानते थे। इस नीति को अलगाववाद की नीति भी कहा जाता था। इस नीति को तटस्थता की नीति भी कहा जाता था। एक पक्षवाद भी कहा जाने लगा, असंलग्नता भी कहा जाने लगा, और अप्रतिबद्धता के नाम से भी इसे जाना जाने लगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये क्लियर किया कि नॉन अलाइन पॉलिसी या असंलग्नता या गुट निरपेक्ष सिद्धांत इन सारी परिभाषा के अवधारणाओं से परे है। न तो ये नीति अलगाववाद की नीति है, आइसोलेशन की नीति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आइसोलेटेड नहीं है। दे आर परफॉर्मिंग पॉजिटिव पॉलिटिकल फंक्शंस। ये सक्रिय हैं, ये शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर तरीके से। जहाँ भी सही है, जो भी सही है उसके साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा है। ये नीति अप्रतिबद्धता की नीति नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रतिबद्ध है करने में, या जो विकसित और विकासशील या अर्धविकसित देश हैं उनके बीच खड़े होकर ये विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नॉन अलाइन पॉलिसी को हम अप्रतिबद्धता की नीति भी नहीं कह सकते हैं। ये नीति एक पक्षवाद की नीति भी नहीं है, किसी एक पक्ष को में शामिल होकर किसी का पक्ष लेना या किसी के समर्थन में जाना, इस तरह की नीति भी बिल्कुल नहीं है। तटस्थीकरण की नीति नहीं है। इट इज़ नॉट अ न्यूट्रलाइज्ड पॉलिसी कि इन देशों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया हो कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल अरीना में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। और न ही ये असंलग्नता की नीति है, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट संलग्न है बहुत सारी लोक कल्याणकारी कार्यों में। तो ये सारी परिभाषाओं से परे नॉन अलाइंड मूवमेंट एक्चुअली इट हैज़ नेवर बीन डिफाइंड वेरी क्लियरली बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर है कि गुट निरपेक्ष यानी कि गुटों से निरपेक्ष रहने की नीति है। जो दो गुट थे, कैपिटलिस्ट ग्रुप और कम्युनिस्ट ग्रुप, साम्यवादी ग्रुप और अमेरिका द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया कैपिटलिस्ट पूंजीवादी ग्रुप, इन दोनों गुटों से निरपेक्ष रहने की, दूर रहने की नीति है। और ये नीति है कि जो भी सही है, जहाँ भी सही है, और जो भी सकारात्मक है उसका साथ देना, और अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति की अनुपालना करना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कंसेप्ट है वो एक सकारात्मक अवधारणा है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, जिसको लेकर बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं वो अभी स्पष्ट नहीं की गई। अभी तक बहुत कम लोगों को मालूम है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की सर्वसम्मत परिभाषा अगर है तो नेहरू के कुछ बयानों में या कुछ भाषणों में कुछ सटीक टुकड़ों से उद्धत कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो स्पष्ट करती हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक बहुत पॉजिटिव आंदोलन है और किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता है। और आपको ये भी बता दूं बच्चों कि ये नॉन अलाइन पॉलिसी 1991 तक तो बहुत ज़्यादा सक्रिय थी और बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल जो इसका कंसेप्ट था वो बहुत ज़्यादा सटीक था। उसके बाद आज भी 1991 के बाद 2020 तक भी
नॉन अलाइंड मूवमेंट आज बहुत सफल है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो हम इस अवधारणा को ये ना सोचें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्योंकि अब गुट नहीं है तो कैसी निरपेक्षता, या अब बाइपोलैरिटी नहीं है, द्विध्रुवीकरण नहीं है, तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो अवधारणा है वो अब इतनी उचित नहीं है, या अब किसी भी तरीके से ये अवधारणा वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने लायक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन बस नाम वही रह गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, लेकिन काम बहुत सारे सकारात्मक आज भी प्रासंगिक है इसकी कार्य और इसकी अवधारणा। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले कारणों की। तो बहुत सारे कारण थे बच्चों जिस वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन का युद्ध में जब वर्ल्ड पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो नवोदित राष्ट्र एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो भी नए स्वतंत्र राष्ट्र थे वो नहीं चाहते थे कि वो एक युद्ध से निकलकर, जो स्वतंत्रता आंदोलन का युद्ध उन्होंने झेला था, उस एक युद्ध से निकलकर किसी दूसरे युद्ध में वो फिर से शामिल हों, या किसी एक उपनिवेशवाद से निकलकर दूसरे तरीके के सिंबॉलिक उपनिवेशवाद में फिर से शामिल हों। तो उन्होंने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति का समर्थन किया और इसको ज्वाइन किया। सेकंड था मनोवैज्ञानिक विवशता। मनोवैज्ञानिक रूप से ये कंट्रीज़ विवश थे कि ये एक स्वतंत्र नीति की अनुपालना करें, क्योंकि न तो ये पूंजीवाद की तरफ थे, न ही ये साम्यवाद की तरफ थे, और न ही इनका अपना कोई पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि ये उस आइडियोलॉजी में जी रहे थे जिन राष्ट्रों ने इन पर शासन किया था। तो ये चाहते थे कि हम धीरे धीरे अपनी ही एक नई आइडियोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेकर आए, और उसी आइडियोलॉजी के तहत हमारे जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो फॉर्म हो और हमारी विदेश नीति उसी के आधार पर बने। तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये विवश थे कि ये किसी स्वतंत्र नीति की अनुपालना करें। थर्ड पॉइंट है सैनिक गुटों से पृथक रहने की मंशा। जो दोनों ग्रुप्स थे उन्होंने सैनिक संधियां की थी और मिलिटरीली वो प्रिपेयर्ड थे एक दूसरे से लड़ने के लिए। तो वही कंसेप्ट था कि एक जब वो शांतिपूर्वक अपनी विदेश नीति या अपनी गृह नीति की अनुपालना करना चाहते थे, तो वो किसी सैनिक गुट में शामिल फिर से नहीं होना चाहते थे, क्योंकि दे कुड नॉट अफोर्ड अनदर वॉर। वो किसी और युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फोर्थ पॉइंट है अपनी पृथक और विशिष्ट वैचारिक नीति को अक्षुण्ण रखने की मंशा। ये नवोदित राष्ट्र, इन्होंने अपने अनुसार, अपनी कंट्री के अनुसार संविधान बनाया, अपने अनुसार इन्होंने शासन पद्धतियाँ बनाई, अपने अनुसार इन्होंने स्वतंत्र विदेश नीतियाँ बनाई, और ये चाहते थे कि हमारी यही स्वतंत्र विदेश नीतियाँ, हमारी जो शासन प्रणाली है, हमने जो सिस्टम अपने देश में अपनाया है या इस्टेब्लिश किया है, हम उसी को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, न कि किसी और के पॉलिटिकल जो प्रेशर है उसमें वो आना चाहते थे। नेक्स्ट था स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। ये सारे राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति की संचालन करना चाहते थे। ये किसी अंतर्राष्ट्रीय जब दबाव में, इंटरनेशनल प्रेशर में आकर किसी तरीके से अपने देश को फिर से नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद के अधीन नहीं लाना चाहते थे। और लास्ट कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, ये नए नए जो नवोदित राष्ट्र थे वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे। इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना था और सुदृढ़ करना था, आर्थिक विकासों को, अपनी प्लान्स को आगे बढ़ावा देना था। इसलिए ना तो इनके पास पूंजी थी, ना तकनीकी कौशल था, तो ये नहीं चाहते थे कि किसी एक गुट में शामिल होकर वहीं पर स्थिर रह जाएं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से ये भी चाहते थे कि इन्हें दोनों ग्रुप्स का समर्थन मिले, दोनों ग्रुप्स की टेक्नोलॉजी मिले, दोनों ग्रुप्स के साथ इनकी जो आर्थिक सहायता है वो इन्हें मिले। तो ये आर्थिक कारण भी थे, सहायता मांगने की अपेक्षित स्वतंत्रता थी इन्हें, इसलिए भी ये इस कंसेप्ट का जन्म हुआ। तो बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्म के कारण या जो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया, ये सारे कारण थे। आशा करती हूँ कि आपको
ये सब टॉपिक आशा करती हूँ कि आपने उन राइटर्स को पढ़ा होगा, उन कंसेप्ट्स को समझा होगा और इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। कल हम इसी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।